नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज आयशा एहतशाम के साथ। वैसे ये प्रोग्राम आयशा एहतशाम इसकी मेज़बानी करती है, लेकिन कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पे आज वो नहीं ज्वाइन कर सकी और इस प्रोग्राम को मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो मामला है को सिंध में नौकरियां देने के हवाले से एक नोटिफिकेशन सिंध हुकूमत की जानिब से जारी किया गया। ये तो आपको बताएंगे कि ये नोटिफिकेशन कब जारी किया गया, लेकिन उसके साथ साथ हंगामा आराई जो सिंध में सियासी दर्जा हरारत उरूज को उस वक्त पहुंचा जब सिंध में बल्दियाती बिल की मंजूरी और उसके बाद MQM और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर अपोजिशन की जमातों से शोर शराबा, महाज आराई और सियासी दर्जा हरारत इसमें उरूज पे देखने को नजर आया। यूं तो हुकूमत के हवाले से और मुलाजमतें और ख़ास तौर पर जब सरकारी मुलाजमतों के हवाले से बात की जाती है, एक बहुत अहम मसला और बहुत ही गंभीर मसला उस वक्त पैदा हो गया यहाँ पे जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से कम अज कम ये कहा गया कि इस सिंध में 21,310 से जायद भर्तियों से मुतालिक जो सूबाई काबीना का नोटिफिकेशन है उसको सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। वैसे तो MQM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बल्दियाती बिल है उसको भी चैलेंज करने का इरादा रखती है, लेकिन इस नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया गया है। यह नोटिफिकेशन जारी हुआ और कहा यह गया कि ये जो बेजाब्तगियां की गई हैं सिंध हुकूमत की जानिब से, इसका मकसद ये है जो कराची के नौजवान हैं उनको नौकरियों से महरूम रखा जाए और साथ ही साथ ग्रेड 5 से 15 तक की जो असामियां हैं उसके लिए खामोशी से ये कार्रवाई कर दी गई है। और 3 जनवरी 2020 को और साथ साथ 6 फरवरी 2020 को नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं और इसको चैलेंज किया गया है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज हम बात करेंगे कि क्या इस वक्त जो इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है, अब इस नोटिफिकेशन को चैलेंज क्यों किया जा रहा है, पहले जब यह नोटिफिकेशन जारी किया गया उस वक्त इसको चैलेंज क्यों ना किया गया, और अब जब बल्दियाती जो बिल जब पास हुआ है उसके बाद इसको लेकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें इसको चैलेंज उन्होंने क्यों कर किया, इस पर बात हम करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जो दरख्वास्त गुजार हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रुकन सूबाई असम्बली भी हैं, जावेद हनीफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जावेद साहब, सबसे पहले तो बताइए मामला क्या है, क्योंकि नौकरियों का मामला है चीजें और उसको आपने चैलेंज कर दिया, मौक़िफ़ क्या अख्तियार किया गया इसके अंदर? देखिए, इनफैक्ट आप ये सिंध की स्पेशल सिचुएशन है कि सिंध के अंदर कोटा सिस्टम नाफिज है और उसकी वजह से जो अर्बन और रूरल जो डिवाइड है उसमें जो हमेशा, क्योंकि रूरल एलीट जो है वो गवर्नमेंट के अंदर होती है, तो जब भी नौकरियों का मसला आता है वो ज़्यादती करती है अर्बन के लोगों से, शहर के लोगों से। जो निज़ाम उन्होंने वज़े किया हुआ है जिसके तहत ये भर्तियाँ होती हैं, उसमें एक तो ये है कि 16 से लेकर 17 ग्रेड ऊपर के लिए वो तो होता है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन। 1 से 15 के लिए जो इन्होंने निज़ाम वज़ा किया है वो ये है कि IBA सक्खर को ऑथोराइज़ किया है कि वो टेस्ट करेगा रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के अंदर। सबसे पहला जो मरला है टेस्ट करने का। अच्छा, हमारा जो तजर्बा है, जो हम देखते आए हैं, तजर्बा हमारा ये है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो या दूसरे इदारे हों सिंध गवर्नमेंट के, वो हमेशा रिक्रूटमेंट के अंदर जो अर्बन एरिया के लोग जो होते हैं उनके साथ ज्यादती करते हैं। निज़ाम इस तरीके से, अब कोई आदमी इनसे पूछे कि सक्खर में एक IBA का एक वो है, वो क्यों ये टेस्टिंग करेगा, वाई नॉट अदर इदारे, बहुत सारे इदारे, IBA कराची है, कराची यूनिवर्सिटी है और भी बहुत अच्छा, चले आपकी जो बात है तो यहाँ तक तो समझ में आती है कि आपने कहा कि अर्बन रूरल के दरमियान ये मामला है, आपका एतराज इस चीज के ऊपर है कि वाई IBA सक्खर, वाई नॉट IBA कराची, इसकी टेस्टिंग के लिए क्यों नहीं इंतखाब किया गया। मेरा आपसे सवाल ये है कि इस मामले को जबकि नोटिफिकेशन जारी हुआ 3 जनवरी 2020 और 6 फरवरी 2020 को, उस वक्त आप लोगों ने इस पर एहतजाज क्यों नहीं किया, उस वक्त इसको चैलेंज क्यों नहीं किया, आज चैलेंज नोटिफिकेशन जो इशू इसलिए किया है कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ है। ये जो 21,000 साढ़े 21,000 वैकेंसीज आई हैं, इसका प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ है और ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है IBA सक्खर को दिया गया है। तो हमारा जो कहना ये है कि IBA सक्खर जो है उनका जो लोगों का एटीट्यूड, जो हमारा तजर्बा है, मेरा सवाल जावेद साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब 3 जनवरी 2020 और 6 फरवरी 2020 को जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो क्या आप लोग अपोजिशन की जमातें बाखबर थी इससे या ला इल्म थे आप लोग?
नहीं नहीं, ये हमारी नॉलेज में था, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो है ना वो अब शुरू हुई है। रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस स्टार्ट यही हुआ मेरा है, सवाल है। उसमें जो वैकेंसी अगर आई आपकी है, नॉलेज में था, अगर आपकी नॉलेज में था, तो इसको, उस नोटिफिकेशन को उस वक्त चैलेंज आपने क्यों नहीं किया? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस वक्त चैलेंज किया जाए या अभी चैलेंज किया जाए, क्योंकि वैकेंसीज अब आई हैं, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अब स्टार्ट हुआ है। प्रैक्टिकली कोई भी चीज़, जब पटिशन जो आप दाखिल करते हैं, जब तक आपके राइट्स मुतासिर ना हो तो उस वक्त तक आप नहीं कर सकते हैं। अब जब ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस लेकिन इससे तो तासुर यह मिलता है कि आज जब आप इसको चैलेंज कर रहे हैं तो तासुर यह मिल रहा है कि जो बल्दियाती बिल है उसके बाद उसके रिएक्शन में आपने इसके ऊपर जो है चैलेंज किया इसे। नहीं नहीं, उससे कोई रेलेवेंस नहीं। मैंने कहा जब तक पटिशन क्या होती है, पटिशन जब तक आपके राइट्स अफेक्ट ना हो आप पटिशन नहीं कर सकते हैं। ये जब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हुआ तो इस प्रोसेस के अंदर हमारे लोगों के राइट्स जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, तो हमने इसलिए पटिशन की अपने राइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। यही तो मेरा सवाल है कि जब नोटिफिकेशन इशू हुआ था उस वक्त आप लोगों के इल्म में नहीं था कि ये राइट्स मुतासिर होंगे, क्योंकि जब नोटिफिकेशन हो गया उसके बाद रिक्रूटमेंट भी होनी थी, उसके बाद प्रोसीजर भी चलना था, लेकिन आपने उस वक्त क्यों नहीं किया? मेरा यही बुनियादी सवाल है, क्योंकि राइट्स तो मुतासिर होने थे ना, जब प्रोसीजर चलना था तो राइट्स भी मुतासिर होने थे। नहीं नहीं, इस चीज की कोई रेलेवेंस नहीं है कि पहले किया या बाद में किया। इस वक्त भी ये हमारी जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ रिक्रूटमेंट का, हमने उसको चैलेंज कर दिया। इससे क्या फर्क पड़ता है कि पहले करें या बाद में करें? इससे फर्क तो पड़ता है ना जावेद साहब। फर्क इसलिए भी पड़ता है क्योंकि इससे पहले अस्पतालों के ऊपर लगने वाले जो बैनर्स थे लगाए गए जिन पे दर्ज था एमक्यूएम पाकिस्तान, वाज़े तौर के ऊपर मैं अगर शो करता हूं स्क्रीन के ऊपर, वो बैनर्स भी लगे हुए नजर आ जाते हैं अस्पतालों के ऊपर, जिसमें कहा गया कि कराची के अस्पतालों पर गैर मकामियों का कब्जा नामंजूर। तो आप नहीं समझते इससे लसानियत को हवा मिलती है? यानी अगर यही आप इल्जाम देते हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर कि वो सिंध कार्ड को खेलते हैं, वो लसानी बुनियादों के ऊपर बात करते हैं, तो यही चीज अगर आपकी तरफ से हो रही है तो आप नहीं समझते कि यह अमल भी लसानियत को हवा दे रहा है? देखिए जनाब, मसला ये है कि लसानियत तो पीपल्स पार्टी करती है, हम तो इफेक्टेड पार्टी हैं। हमारा मसला ये है कि हम कभी इफेक्टिव इक़्तिदार में नहीं रहे। हमारे साथ ज्यादती हमेशा वो पार्टी करती है जो इक़्तिदार में है, और वो पीपल्स पार्टी है, और उसका रवैया, उसका लेकिन आप उनके साथ इक़्तिदार में भी तो रहे, आप उनके साथ इक़्तिदार में भी रहे, ये बात भी तारीख के अंदर मौजूद है। आप उनके इत्तेहादी भी रहे, आप उनके पार्टनर भी रहे, कभी इत्तेहाद में रहते थे, कभी इत्तेहाद से बाहर होते थे। जी, हमारे मसाइल तो यही है ना कि हमारा जो इस वक्त पॉलिटिकल कन्फिगरेशन है सिंध का, उसमें मजबूरी का आलम होता है कि आप इक़्तिदार में शामिल होते हैं लेकिन इफेक्टिव इक़्तिदार आपको कभी भी नहीं मिलता। उसमें आपके चंद मिनिस्टर्स होते हैं जिनके पास इख्तियारात नहीं होते। नतीजा ये होता है कि जब हमारे लोगों के काम नहीं होते, हमारे लोगों को मुलाजमतें नहीं मिलती, हमारे एरिया डेवलप नहीं होते, शहरी इलाके डेवलप नहीं होते, तो हम छोड़ देते हैं। तो यही हम देखते आए, और पिछले 13 साल से तो ये पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में बैठी है ना, लाखों मुलाजमतें इन्होंने दी हैं। हमारे पास तो सारे नंबर्स हैं। तो क्या आज आप जब आप विफाक के अंदर, आज जब आप विफाक के अंदर, विफाक में आप जब आज आप इक़्तिदार में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, क्या आज ये इफेक्टिव इक़्तिदार है, या फिर आज आप पीटीआई के साथ इक़्तिदार में होने की वजह से सिंध में आवाज उठा रहे हैं इस बात के ऊपर? नहीं, मैं एक चीज बताऊं आपको, इफेक्टिव जो इक़्तिदार होता है वो उसी सूरत में होता है कि आपकी मेजॉरिटी हो। ये पार्टनरशिप भी, कोलिशन पार्टनर जो होते हैं, कभी भी इफेक्टिव इख्तियार नहीं होता। एक मिनिस्ट्री, 2 मिनिस्ट्री आपके पास हो, अब पॉलिसी के फैसलों के ऊपर आप कभी भी असरअंदाज नहीं हो सकते। यही हमारी प्रॉब्लम है कि हम जो पॉलिटिकल हमारे पास जो हमारा मैंडेट होता है वो इतना कभी भी नहीं हुआ कि हमारे पास टोटल इख्तियार आ जाए। ये टोटल इख्तियार उसी सूरत में आएगा कि हम इस चीफ मिनिस्टर हमारे पास हो या प्राइम मिनिस्टर हमारे पास हो, ये उन लोगों के पास इख्तियार होता है और वो इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग अब जैसे पीटीआई है, उनसे भी हमारे इख्तलाफात यही हैं, मुसलसल उनके साथ भी हम यही बात करते आए हैं कि हमारे मसाइल, हमारे लोगों के मसाइल, शहर के मसाइल हल करें, जो नहीं हो रहे हैं, उस तरह से भी नहीं हो रहे हैं। हमारा ये प्रॉब्लम उनके साथ भी है, और यही हमारा प्रॉब्लम पीपल्स पार्टी के साथ रहा। ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसका नतीजा है, और ये तो पीपल्स पार्टी के साथ जब आपका ये प्रॉब्लम रहा तो आप इख्तिदार से बाहर हो गए। आज अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी वही मसाइल हैं, तो क्या आप इख्तिदार से बाहर होने का इरादा रखते हैं? बिल्कुल, हमारी यहाँ बड़ी सीरियस किस्म की थिंकिंग इन चीज़ों के अंदर,
और जिस वक्त हम ये महसूस करेंगे कि हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हम अपना जो लोगों के मसाइल को हल नहीं कर पाएंगे, तो हम इक़्तिदार छोड़ने में हमें, आपने देखा माजी में भी हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। हम इक़्तिदार जो है इसलिए नहीं लेते कि इक़्तिदार की हमें हर तलब हो। हमारा मसला जो हमने माहिदा किया है, पीटीआई के साथ भी जो हमने माहिदा किया है, वो हमारे शहर के, हमारे इलाके के, हमारे लोगों के मसाइल के लिए है। अगर वो हल होंगे तो हम उनके साथ चलते रहेंगे, और हल नहीं होते तो हम निकल जाएंगे। इस मौजू के ऊपर लास्ट में आपसे कमेंट लेना चाहूंगा, जिसमें आज आपने इसको सिंध हाई कोर्ट के अंदर इसे चैलेंज किया है 21,300 जायद भर्तियों के हवाले से मुतालिक, और आप कह रहे हैं कि अंदरून सिंध से जो डोमिसाइल है उन पर लोगों को कराची में लाके नौकरियां दी जा रही हैं। किस हद तक इफेक्टिव है, आप इसको क्या समझते हैं कि किस हद तक कामयाबी मिलने की उम्मीद है इसमें? देखिए, हम कोई बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है। सच्ची बात यह है कि हमने इससे पहले भी पटिशन्स की हैं। हमारी कई पटिशन जो है पेंडिंग है कोर्ट्स में। हमारी एक फेक डोमिसाइल के ख़िलाफ़ भी एक पेंडिंग है। शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो लोकल गवर्नमेंट्स का, उसकी भी एक हमारे पास पेंडिंग है। हाई कोर्ट्स के अंदर ये पेंडिंग पड़ी है। हमें कोई तवक्को नहीं है, लेकिन हम अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, हम अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहते हैं। हम लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह, और एक वक्त आएगा कि हम इंशाल्लाह इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। कब तक ये हमारे हकूक़ को तलब करते रहेंगे? हमारी कोशिशें जारी हैं। इंशाल्लाह जब आप देखेंगे पॉलिटिकल सिचुएशन भी चेंज हो सकती है, और जब पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होगी तो इंशाल्लाह हम अपने लोगों के मसाइल हल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जावेद हनीफ खान, रुकन सूबाई असम्बली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, हमसे आप बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे हम जरा क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से मामलात क्या है और पाकिस्तान में कहां से आवाजें उठ रही हैं? कौन चाहता है कि क्रिप्टो करेंसी को हुकूमत जो है वो मामूल पर लाए या इसको लीगलाइज करे? इस पर जरा बात करेंगे और खुलकर जरा बात होगी एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आपने सुना चेयरमैन एफपीसीसीआई नासिर हयात मंगू साहब ने यह कहा है कि अगर ये जो पाकिस्तानियों के पास एक तहकीक के मुताबिक 20 बिलियन डॉलर्स की क्रिप्टो करेंसी है, पाकिस्तान में इस हवाले से काफी ज्यादा आवाजें उठती रही हैं कि क्रिप्टो करेंसी में जो काम है उसका कोई फ्रेमवर्क होना चाहिए, उसके अंदर कोई रेगुलेशन होनी चाहिए, कोई रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, और उसको जो है वो इसका आगाज होना चाहिए। लेकिन फिलवक्त पाकिस्तान में हुकूमत की जानिब से इस पर कोई ऐसा फैसला नहीं किया गया है। और चेयरमैन एफपीसीसीआई का ये जो इंकशाफ है, बहुत बड़ा इंकशाफ है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में, और वो यहाँ पे इसको कैश नहीं करा सकते, और जिस तरह से उन्होंने मिसाल दी कि दुबई में, सिंगापुर में या कहीं और जहां पे अगर इसमें काम हो रहा है वहां जाके वो इसको कैश कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होना मुमकिन नहीं है। इस पर बात करेंगे और जानने की जरा कोशिश करेंगे कि अगर हुकूमत इसको रेगुलाइज करती है, क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, कौन सी मुश्किलात हैं, और क्या वजह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के ऊपर, जो कि फैटफ की तलवार भी जिसके ऊपर लटक रही है, जो ग्रे लिस्ट के अंदर है, और अब भी पाकिस्तान उससे निकलने की कोशिशों में तगोदो उसकी कर रहा है, क्या पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियल चैलेंज है या इसका फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा मुश्किल है? इसी पर बात कर लेते हैं। पहले मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे एफपीसीसीआई के सदर नासिर हयात मंगू साहब, और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे वकार ज़कर साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, जो कि चेयरमैन है टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान के। दोनों से बात करेंगे। सबसे पहले नासिर साहब, ये मुझे बताइएगा कि आपकी एक तहकीक और आपने जो इंकशाफ किया है, एक बहुत बड़ा इंकशाफ है ये, अब ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या किया जाए, कैसे किया जाए? गवर्नमेंट को कोई रिकमेंडेशंस दी हैं आप? देखिए, अभी तो हमने सिर्फ एक पॉलिसी पेपर जो है वो रिलीज किया है, और सजेशन जी नासिर साहब, आपसे कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, हम कोशिश करते हैं दोबारा कनेक्ट करें आपको। इसी दरमियान हम बात कर लेते हैं वकार ज़का हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा बात कर लेते हैं, जो कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान के इस वक्त चेयरमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम वकार। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया। बड़े एडवोकेट हैं आप और बड़े वोकल हैं इस सिलसिले के अंदर और इस मामले के अंदर, खासतौर पर क्रिप्टो करेंसी के हवाले से आप तो आवाज उठा रहे हैं, और आप जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो इस पर बात भी कर रहे हैं, वो चाहते भी हैं कि क्रिप्टो करेंसी यहां पर हो, लेकिन हर्डल्स क्या है? वैसे कोई फ्रेमवर्क दिया है, कोई सलूशन भी दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि भाई अगर कोई डर है, कोई खतरा है, तो आप ये इख्तियार करें, ये पाथ इख्तियार करें तो ये सेफ रहेगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो 2016 में मरियम नवाज साहिबा से मेरी मुलाकात हुई थी। उनको मैंने बताया था, जब बिटकॉइन की कीमत थी $215 के करीब,
कि किस तरीके से इसको हम पाकिस्तान में लाकर राइस, टेक्सटाइल, इससे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन शायद उस वक्त उनको नहीं समझ आया। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की जब हुकूमत आई तो फवाद चौधरी साहब से बहुत लंबी लंबी हमारी बात होती रही है इस हवाले से, और बड़े प्रो क्रिप्टो थे वो, लेकिन अनजान पता नहीं उन्होंने इस दफा ये क्यों बात की है। जब यहाँ से कहीं से कुछ नहीं हुआ तो फिर मैंने कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया था, बहुत सारे वकला हजरात से बात की, लेकिन क्रिप्टो की बारे में 2019 में नहीं पता था, तो मैं इन पर्सन ही चला गया था कोर्ट में। लेकिन सिंध हाई कोर्ट की बहुत नवाजिश है, और ऑनरेबल जस्टिस करीम खान आगा साहब जो हैं वो वाहिद हैं जिन्होंने चीज को समझा, और उसके बाद उन्होंने कमेटी तश्कील दी है अभी इसके हवाले से, जिसमें डिप्टी गवर्नर साहिबा सीमी कामिल है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन है, बाकी तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ 3 महीने से मीटिंग चल रही है हमारी। और वो कोर्ट ने कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए कहा है, तो उसके हवाले से तो नहीं कह सकता, लेकिन पॉलिसी मेकर्स बिल्कुल चाहते हैं क्रिप्टो को रेगुलेट करना। और फवाद चौधरी साहब ने क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है तो हुकूमत के बगैर तो उन्होंने अपना ओपिनियन नहीं दिया होगा, इस पे इमरान खान साहब का ओपिनियन या वजीर खजाना का ओपिनियन होगा, लेकिन बिल्कुल गलत और बेबुनियाद अच्छा, है। क्या ये सेफ है वकार? मुझे तो पहले ये बताइएगा कि अब इसकी कोई रेगुलेशन तो आप चले बाद में आएगी, लेकिन यहाँ पे इसकी कोई रजिस्ट्रेशन, कोई तरीक़ेकार, क्योंकि दुनिया के अंदर लोगों ने इसमें नुकसान भी बहुत किया। जी देखिए, नुकसान तो सबसे पहले 151 का डॉलर था, आज 177 का हो गया, तो पड़े पड़े पैसा तो मेरा डी वैल्यू हो गया। नुकसान तो रोड पे जाते हुए गाड़ी मार देती है तो हो जाता है, जिसके नसीब में नुकसान है उससे तो कोई बचा नहीं सकता। लेकिन अमेरिका में 2013 से इसके एटीएम क्यों लगे हुए हैं, अगर ये कोई बहुत ही नुकसान वाली चीज है या मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग को सपोर्ट करता है, एफएटीएफ ने क्यों नहीं ये कहा कि हम कंप्लीटली इस पे पाबंदी लगाएंगे अगर किसी मुल्क ने इसमें काम किया। एफएटीएफ की नई गाइडलाइंस है कि इसको फौरन रेगुलेट करें, वरना इसकी ब्लैक मार्केट ग्रो हो जाएगी। अभी देखें 20 बिलियन की बात अगर वो कर रहे हैं, चले हम इसको हाफ भी कर लेते हैं, तो क्या उस पैसे का पता है पाकिस्तान की हुकूमत को कि किन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, कहां जा रहा है, क्या उसके कोई केवाईसी कोई उसकी चीज हुई है? देखिए, इंटरनेट की दुनिया में क्रिप्टो को पाबंदी लगाने से नॉन फंजेबल टोकन यानी हमारा डिजिटल आर्टिस्ट महरूम हो जाएगा। मेटावर्स की टेक्नोलॉजी जिसमें पाकिस्तान की जमीनें इंटरनेट की दुनिया में बिकनी है, वो तमाम से आप महरूम कर देंगे। तो सिर्फ ये बिटकॉइन या क्रिप्टो ट्रेडिंग या फ्यूचर लेवरेज की बात नहीं है। देखिए, फ्यूचर ट्रेडिंग एक बिल्कुल ही अलग कहानी है कि आपने उधार लेकर ट्रेडिंग की, वो तो स्टॉक में भी पैसा, गोल्ड ट्रेडिंग में भी जाया होता है, वो एक पार्ट है इसका। असल जो इसकी टेक्नोलॉजी है जिससे पैसा आना है, वो मैं बार बार हुकूमत को कह रहा हूं कि जी मैं चैलेंज करता हूं, किसी भी पॉलिटिशियन को ले आइए, बिलावल भुट्टो साहब से लेकर इमरान खान साहब से लेकर जो मौलाना फजल रहमान साहब को, तो वो कहते हैं महंगाई कम करेंगे। इनसे ये तो पूछे भाई, कोई प्रोडक्ट होगी, बेचोगे तो करोगे या उधार इकोनॉमी बने रहोगे? लेकिन मुझे ये बताइए ना कि सलूशन क्या है, कोई फ्रेमवर्क, इसका यानी कौन सा फ्रेमवर्क ऐसा है जिसको इख्तियार करके यहाँ पे एक सेफ ट्रेडिंग हो सकती है? देखे ना वकार, आप खुद भी इस चीज को करते हैं, यहाँ पे रिस्क हर चीज के अंदर है, आप बाहर निकलते हैं रिस्क है, लेकिन उस रिस्क के साथ साथ रिस्क की मिटिगेशन भी होती है, उसको आप मिटिगेट भी करते हैं, उसको रिड्यूस भी करते हैं। यही वजह दुनिया में बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज भी होती हैं जो आपके पैसे को डूबने से बचाती हैं। तो यहां कौन सा ऐसा फ्रेमवर्क है जो यहां पाकिस्तानी अगर इसमें काम करें तो उनका पैसा बच जाए या रिस्क मिनिमम हो? देखिए, इसके अंदर जल्दबाजी और बेसब्रे लोगों का पैसा हमेशा डूबेगा, और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक सेपरेट बॉडी बनाने की तरफ हमें जाना चाहिए। जो स्टेट बैंक के साथ भी मेरी मीटिंग्स हो रही हैं वो यही है कि एक बंदा सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का, एक बंदा फिनटेक का स्टेट बैंक से, इन तमाम से क्रिप्टो एडवाइजरी बोर्ड अलग बनेगा और वो इस पे काम करेगा। जो लोगों की कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है, जो पैसे की प्रोटेक्शन की बात है, इसमें जो हैकिंग की बात आती है, वो तमाम चीजों की सिक्योरिटी उससे ज्यादा पेपर करेंसी से। एटीएम से आप बाहर जाते हैं, कोई पैसा छीन के भाग जाता है, पुलिस पकड़ ही नहीं सकती। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में अगर हैकिंग होती है तो इंटरनेशनल इदारे आपको पॉइंट करके बता देते हैं कि यार इस वक्त इस आईपी पे आपके पैसा पड़ा हुआ है, हैकिंग करके यहाँ गया है। हवाला हुंडी जो हो रही है आप वो नहीं पकड़ सकते, लेकिन इंटरनेट के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, उसके फुटप्रिंट्स होंगे, वो 100% ट्रेसेबल है। अगर ये ना हो तो अमेरिका पागल है सर, जो इस किस्म के टूल को अलाउ करेगा। जो यूरोप है वो बेवकूफ है जो क्रिप्टो को अलाउ करेगा। लेकिन अभी दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां के ऊपर क्रिप्टो नहीं है, यानी जो चंद ममालिक है जहां पे अलाउड है, बाकी जगहों पे और तो उस तरह से नहीं, मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। दुनिया में ये मिस इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये थोड़ी सी इसमें मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा। देखिए, चाइना के अलावा चाइना गूगल, फेसबुक हर चीज इसलिए बैन करता है क्योंकि वो चाहता है हमारी बड़ी आबादी है, हम अपनी चीज निकालेंगे। लेकिन दुनिया में सारे तरक्की याफ्ता मुल्कों में इसकी एक मिसाल है कि हर यूरोप के मुल्क में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह इसकी एटीएम 2014-15 से मौजूद है। कौन से मुल्क में इलीगल है? सऊदीया में इलीगल है, दुबई में इलीगल है। किस मुस्लिम मुल्क में,
किस जगह पे ये इलीगल है? इलीगल इसके अंदर कोई दुनिया में अगर मुल्क है तो आप मुझे उसकी गूगल करके देख लीजिए। नहीं, और मैं फिर कहता हूं कि अच्छा, एक मुझे केस स्टडी में आपसे सामने रख देता हूं। पाकिस्तान में बैठा हुआ एक शख्स इस पे काम कर रहा है और पाकिस्तान से अब्रॉड दुनिया के किसी कोई दूर दराज मुल्क के अंदर उसने उसका पैसा वहां से हैक कर लिया। कैसे पकड़ेंगे उसको? क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी का मामला भी है ना। आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर ट्रेसेबल है, लेकिन ट्रेसेबल कैसे पकड़ के लाएंगे? कौन सी बॉडी होगी? ब्लॉक मैंने एनडी यूनिवर्सिटी के साथ जो भी प्रेजेंटेशन दी है वो ये है कि ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट होता है हर मुल्क में, क्रिप्टो फोरेंसिक का डिपार्टमेंट होता है, और इसकी हैकिंग ऐसे नहीं हो सकती जैसे नॉर्मल आपका फेसबुक हैक होता है। इसका हैकिंग जब भी हो सकती है जब तिजोरी की चाबी यानी अपना पासवर्ड आपके किसी घर के बेटी को पता हो, या घर कोई बंदा है जो ऑलरेडी, जैसे मासी चोरी कर लेती ना घर में, वो जब तक चोरी नहीं हो सकती जब तक मासी काम करने वाली बाहर जाके बताएगी नहीं सोना का पड़ा। लेकिन ऐसे बहुत सारे डिजिटल वर्ल्ड के अंदर ऐसे एल्गोज और बहुत सारे मौजूद हैं जिसके नहीं, ऊपर नहीं, सर, ब्लॉकचेन आप लगाएं उसके ऊपर डिग करने के ऊपर तो आपके पासवर्ड्स क्रैक हो जाते हैं। नहीं सर, ये मैं यहाँ आपको करेक्ट कर देता हूँ। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, बड़े से बड़े आईटी, बड़े से बड़े एक्सपर्ट को आप ले आइए। ये एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। ब्लॉकचेन हैक नहीं हो सकती अनटिल अनलेस आपका, देखें, आपका फेसबुक का पासवर्ड है ना, वो फिशिंग के थ्रू या कोई आपको आपके मोबाइल में कोई ऐसा वायरस भेज के हैक कर सकता है। ये हैक नहीं हो सकता इस तरह अनटिल अनलेस आप अपना पासवर्ड खुद किसी जगह पर लिखा हो, किसी ने कॉपी कर लिया हो, उसके बगैर नहीं हो सकता। अच्छा, आप जो बात यहाँ पे कर रहे हैं वकार ज़का, आप गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट में रहने वाली मुख्तलिफ आप पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं, जो इस वक्त जो पावर्स में भी आते रहे हैं, आप उन तक भी ये बात पहुंचाते रहे हैं। जब आप ये बात यहाँ पे ये कर रहे हैं तो आपकी ये आसान सी बात उन तक समझ में क्यों नहीं आती? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। क्योंकि आम बंदे का पैसा बनेगा, घर पे बैठी हुई खवातीन जो है, बापर्दा खवातीन पैसे बनाना शुरू कर देंगी, और इनका इंटरेस्ट उसमें बिल्कुल भी नहीं है। इनका इंटरेस्ट, जो बंदा जिस मुल्क में पबजी बैन कर दें, जिस मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को बैन करने की तरफ चला जाए, उस मुल्क की सोच क्या होगी? डिजिटल इकोनॉमी की ये बात करते हैं और डिजिटल करेंसी को बैन कर रहे हैं। जरा इनसे ये पूछें, दुनिया में कभी ऐसा होता है? इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जितने क्रिप्टो के एक्सचेंजेस पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, अगर मेरे हाथ में हो, मैं इमरान खान की जगह हूं, मैं इन सबको नोटिस भेजूं कि तुम पाकिस्तान में सर्विस दे रहे हो, $1 बिलियन जमा कराओ, $1 बिलियन जमा कराओ, ये 1 मिनट में देंगे। ये पाकिस्तान को जो सर्विस दे रहे हैं, इन पे पेनल्टी तो लगा दो मेरे भाई। नासिर याद साहब से जरा मैं बात कर लेता हूँ। नासिर साहब, जो वकार ज़कार साहब ये वाली बात कर रहे हैं, और आपने भी जो बात इसके ऊपर जो एक तहकीक, जो रिसर्च आप लेकर सामने है, आप समझते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट को इसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर इकदाम उठाना चाहिए और इसको रेगुलेट करना चाहिए, फ्रेमवर्क बना देना चाहिए क्रिप्टो के हवाले से? जो सबसे बड़ा है वो ये है कि जो भी हमारा फाइनेंस डिवीजन है या जो भी हमारे लोग इस मामले को देखते हैं, वो सारे वो होते हैं जिनका माइंडसेट पाकिस्तानी नहीं होता। वो ये देखते हैं कि किसी को क्या अच्छा लगेगा, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। हर चीज में जो है ये बाहर देखते हैं और ये सोचते हैं कि जब हमारी जॉब यहाँ से खत्म होगी तो हमें वर्ल्ड बैंक बुला लेगा या IMF बुला लेगा। जब ये सिंपल चीज सबको पता है, सबको समझ में आ रही है, और मुल्क की इकोनॉमी इतनी खराब है कि हम लोगों से पैसे मांगते फिर रहे हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? इनका तो काम है कि उसके बैठ के। तो क्या आप समझते हैं पाकिस्तान का माशी चैलेंज जो है, पाकिस्तान को जो इकोनॉमिक चैलेंजेस दरपेश है, उसका हल क्रिप्टो करेंसी के अंदर है? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हल जिसमें भी है उसमें करें, सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है। लेकिन आज हमारा टॉपिक क्रिप्टो करेंसी है। अगर पाकिस्तानियों के पास $20 बिलियन है तो हमारे को क्या जरूरत है कि हम इसको बंद करके बैठे और हम इसके अंदर जो है ना रेगुलेशन ना बनाए? जब दुनिया में एक चीज चल रही है, हमें क्या प्रॉब्लम है? और मैं आपको आज बता दूं, जिंदगी रही तो फैटफ की जो पाबंदियां है नासिर साहब, फैटफ की जो पाबंदियां या फैटफ की जो SOPs है जिनको हमने फॉलो करना है, उसको सामने रखते हुए क्या ये मुमकिन है? सर, फैटफ क्या सिर्फ पाकिस्तान के लिए है? बाकी जगह जहाँ ये सब चल रहा है वहाँ फैटफ नहीं है। और ये बता दूं आपको, ये टेरर का पैसा नहीं है, ये स्मगलिंग हेरोइन का पैसा नहीं है, ये स्पेकुलेशन का पैसा है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, $1000 में लिया था 50,000 का हो गया, 2000 में लिया था 50,000 का हो गया, 60,000 का हो गया। ये कोई इलीगल पैसा थोड़ी है। आप लिखते हैं कानून में, अगर ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग का, टेरर फाइनेंसिंग का पैसा होगा तो जब्त हो जाएगा। लेकिन जिसके पास सही है उसको तो आप कैश करें ना, अपनी जरूरत तो पूरी करें। पाकिस्तान लेकिन ये भी खदशा मौजूद रहेगा इस चीज के अंदर कि आप कह रहे हैं कि लीगल पैसा नहीं है, लेकिन ये खदशा भी तो है साथ साथ ऐसे फ्रेमवर्क के बगैर कि ये पैसा किसी इलीगल मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका नासिर याद साहब, और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ मौजूद थे वकार ज़का इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए। कमर्शियल ब्रेक हमने लेनी है,
ब्रेक के बाद आएंगे जरा सा कुछ करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और कुछ शरीफ खानदान के हवाले से उनके बेनामी अकाउंट्स पर बात होगी, लेकिन साथ साथ इस पर भी बात होगी कि जो शुगर कमीशन में जो लोग हैं उनका क्या हुआ, जो लोग उसमें शामिल थे, जिनके नाम आए उसके अंदर, उन माफियाज का क्या हुआ। कमर्शियल ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करेंगे कुछ शरीफ खानदान से मुतालिक जो तहकीकात हैं और FIA के हवाले से जो 16 बिलियन की जो करप्शन केस का 64 सफ़ात पर मुश्तमिल चालान तैयार कर लिया गया है और शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज के खिलाफ चालान तैयार किया गया है और 14 बेनामी अकाउंट होल्डर्स को भी चालान में शामिल किया गया है। इसी के साथ साथ जुर्म में सहूलत कारी करने वाले 6 अफराद के खिलाफ भी चालान तैयार किया गया है और बेनामी अकाउंट्स में से 64 जो डिपॉजिटर्स हैं उनके नाम भी चालान तैयार किया गया है। लेकिन एक तरफ तो ये कार्रवाई है, दूसरी तरफ जो शुगर माफिया है, जो शुगर कमीशन के हवाले से जो इंकशाफात हैं, जिन लोगों के नाम उसके अंदर हैं और सट्टेबाजों के मुताबिक जिसमें JDW ग्रुप है, हमजा शुगर, तैयब ग्रुप, हुंजा सवेरा शुगर मिल्स, किसान मदीना शुगर मिल्स और ऐसी बहुत सारी शुगर मिल्स के नाम है, उनके खिलाफ अब तक की क्या कार्रवाई हुई है, इस पर आज जरा जानेंगे और बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ अयाज शुजा साहब। उनसे जरा पूछते हैं कि FIA की जो तहकीकात हैं वो यहीं तक महदूद हैं या फिर जो चीनी माफिया जिन्होंने अवाम की जेबों से अरबों नहीं खरबों रुपए निकाल लिए, जिन्होंने सट्टा लगाया, जिन्होंने उसकी ब्लैक की, जिन्होंने अवाम को बेवकूफ बनाया, उनकी जेबों पर डाका डाला, उनका अब तक क्या हुआ। अयाज शुजा साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये आपकी एक स्टोरी है और इस स्टोरी के मुताबिक जो है वो शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA की 16 बिलियन की करप्शन केस के 64 सफात पर जो मबनी चालान है वो तैयार कर लिया गया है। ये तो कार्रवाई चले हो रही है, इसके साथ साथ जो शुगर माफिया है उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको बताऊं फरीद साहब के बहुत तनतने के साथ बहुत ज़्यादा शोर मचाकर बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई जब ये चीनी की कीमत में इजाफा हुआ कि जी हम शुगर माफिया के पीछे हैं और ये सब तमाम जो है ये माजी के जो सियासी ख़ानदान हैं उनकी ये शुगर मिल्स हैं और उसमें शरीफ ख़ानदान का भी नाम लिया गया। लेकिन जब इन्होंने ख़ुद जो हमें प्रेस रिलीज़ भेजी FIA ने जिसमें इन्होंने बताया कि कौन कौन सी शुगर मिल है, उसमें सबसे पहले जहांगीर तरीन साहब की शुगर मिल थी JW ग्रुप की, उसके बाद हमजा शुगर, तैयब ग्रुप की, हुंजा सवेरा शुगर मिल, किसान मदीना शुगर मिल, कश्मीर शुगर मिल, तांदिया वाला शुगर मिल, 2 स्टार शुगर मिल, हमजा शुगर मिल, RYK ग्रुप, मीरपुर शुगर मिल्स, फरान शुगर मिल्स, अलनूर शुगर मिल्स, सूरज शुगर मिल्स, इतिहाद शुगर मिल्स, SGM शुगर मिल्स और सिंध बाद शुगर मिल्स शामिल थी। इनमें ये सारा सट्टा खेला और किन के ज़रिए खेला ये भी हमें नाम FIA ने फराम किए जिनसे ये तहकीकात करते रहे। मलिक इबाद, फुरकान बाबा, असलम बल्ली, महमूद बल्ली, मलिक माजिद, मौलवी ज़हीर, खुरम दवाई, शेख तुफैर वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे नाम बताए गए और बताया गया कि इन्होंने अरबों खरबों का सिट्टा खेला चीनी पे। लेकिन उसके बाद अब तक अयाज साहब इन लोगों का हुआ क्या? जी इन लोगों का हुआ क्या? जी फरीद साहब मैं वही बता रहा हूँ कि अब तक इनके खिलाफ कुछ भी नहीं किया गया। सिर्फ हमने एक ताकत का मुजाहरा देखा जहांगीर तरीन साहब की तरफ से जो उन्होंने अदालत में पेशी के वक्त किया, अपने हम ख्याल ग्रुप के साथ वो पेश हुए। उसके बाद ये तहकीकात अब सर्द खाने की नज़र है, यानी चीनी की कीमत क्या कम हो चुकी है? बिल्कुल नहीं हुई। वजह आपके सामने है। वजह ये है इसकी वजह क्या है? फरीद साहब सबसे बड़ी वजह इसकी ये है कि FIA में जो इस वक्त लाहौर में काम हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ यानी सियासी जो मुखालफीन हैं उनको दबाने के लिए हो रहा है। उसके अलावा बड़े ही ज़ोरों शोर से कोई स्कैंडल शुरू किया जाता है, लेकिन उसके बाद अचानक हमें पता चलता है कि वो स्कैंडल के ऊपर तहकीकात रुक चुकी हैं। अब इसकी वजह मेरे पास सबूत तो नहीं है क्या है, लेकिन आप मैं समझदार है कि पाकिस्तान में जब अरबों खरबों का कोई स्कैंडल शुरू हो और उस पर तहकीकात चंद माह जारी रहने के बाद अचानक रोक दी जाए, अदालतों में चालान जमा ना कराया जाए, मुकदमात दर्ज ना किए जाएं, FIRs ना दी जाएं और उसके बाद आगे आप चालान सबमिट ना करें तो उसकी वजह क्या होती है। इस तरह ही एक और मैं आपको मिसाल दूंगा कि जो डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है इस पर भी FIA लाहौर ने बड़े ज़ोरों शोर से एक कैंपेन शुरू की थी। ये जितने भी ये डॉक्टर रिजवान है डायरेक्टर FIA लाहौर के, ये जितने भी हमारे मनी एक्सचेंजर्स हैं वो कैंपेन शुरू हुई लेकिन उसको भी अचानक रोक दिया गया। क्या डॉलर की कीमत नीचे आ गई? माजी में इस तरह होता था जब चौधरी निसार वफाकी वज़ीर दाखिला थे
डॉलर की कीमत में इजाफा होता था, FI फौरन हरकत में आती थी, मनी एक्सचेंज डीलर्स की उन पर इलीगल जो एक्सचेंजेस थी उन पर छापे मारे जाते थे। छापे मारने के बाद एकदम हम देखते थे कि डॉलर की कीमत नीचे आ जाती थी, क्योंकि ये डॉलर की कीमत जो मसनूई तौर पर आप कह ये रहे हैं कि जो डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है, जिस तरह से चीनी की कीमत ऊपर गई, इसी तरह से डॉलर की कीमत ऊपर जाने में भी एक माफिया है जिसे हम डॉलर माफिया कह सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो आपके वफाकी जो मशीर खजाना है वो खुद कह रहे हैं कि इसकी कीमत डॉलर की 10 से 11 रुपए नीचे होनी चाहिए। एक्चुअल जो कीमत है, हकीकी कीमत है, ये एक मसनूई ऊपर इसके आया हुआ है। उसकी वजह क्या है? आपके यहाँ लाहौर में डॉलर की इस वक्त जो कीमत है, आप पेशावर में पूछ लें कि इस वक्त ब्लैक मार्केट है उसमें डॉलर की कीमत क्या है, इसमें कितना फर्क है। उसके बाद वही जो डॉलर पेशावर से आप अपना पड़ोसी मुल्क में स्मगल कर देते हैं उनकी जरूरियात पूरी करने के लिए, उसकी कीमत में कितना फर्क है। ये डॉलर माफिया ने भी अरबों रुपए कमाया इस दौरान जब यहां से डॉलर। लेकिन अयाज साहब, डॉलर के हवाले से भी हुकूमती वुज़रा, हुकूमती तर्जुमान और मुशीर मुख्तलिफ बातें हैं। कोई कहता है कि डॉलर जो है पड़ोसी मुल्क में जा रहा है, स्मगल हो रहा है, जिसकी वजह से कीमत उसकी बढ़ रही है। कोई ये कहता है हम IMF के पास गए हैं, इसकी वजह से डॉलर को जो है वो डीवैल्यू करना पड़ा। तो एक ही हुकूमत के मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ बयानात भी सामने। फरीद साहब, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि हमें चूंकि वुज़रा को खुद इसकी टेक्निकल वजह का पता ही नहीं है कि डॉलर की कीमत क्यों गई। अगर हम जो हमारे खुफिया अदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स निकलवा लें तो हमें पता चल रहा है कि डॉलर कहाँ पे स्मगल हो रहा है, कैसे स्मगल हो रहा है, और उनके पास पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। सिर्फ एक बड़े मनी डीलर ने, मैं अब आपको बता नहीं सकता कि करोड़ों के हिसाब से डॉलर स्मगल किए हैं। यही मैं आपको चीनी के बारे में बता रहा हूँ कि ये जितने मैंने इतने बड़े नाम लिए, ये तमाम जो इसमें सट्टेबाज थे, जो तमाम शुगर मिल्स थी, इनके खिलाफ भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। सिर्फ अगर कार्रवाई हुई है तो शरीफ फैमिली पर, मैं कहता हूँ बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आप उनके खिलाफ इल्ज़ामात साबित करें तो बिल्कुल करें, उनके खिलाफ चालान भी जमा करवाएं, 64 सफ़ों का नहीं 6400 सफ़ों का करवाएं। लेकिन जो चीनी की कीमत पे